नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ के तीर चलाए। इस बार उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बदली है। इस बार उन्होंने कंपनी विशेष दो कंपनियों का उन्होंने चयन किया और उनको धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने स्मार्टफोन अमेरिका के अलावा कहीं बनाए, उसकी फैक्ट्री कहीं और लगाई, तो उनके फ़ोन पर अमेरिका में 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगेगा। और जिन दो कंपनियों का उन्होंने नाम लिया है वो हैं एप्पल और सैमसंग। इन दोनों कंपनियों की जो फैक्ट्री है या जो अभी लगने वाली फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए उन्होंने भारत का चयन किया हुआ है। यह जो दुनिया में जब से चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने पश्चिमी देशों ने शुरू किए और एक नया टर्म चला कि चाइना +1 स्ट्रेटजी कंपनियों के लिए, कि चीन से अपना कारोबार धीरे धीरे हटाकर किसी और देश में उसको शिफ्ट किया जाए, तो स्मार्टफोन की कंपनियों ने और ख़ासकर इन दोनों कंपनियों ने उसमें भारत को काफ़ी तरजीह दी है। तो और ट्रंप ने जब ये ऐलान किया तो उन्होंने भारत का खासकर नाम भी लिया, कहा कि अगर वो फ़ोन भारत में बनता है और अमेरिका में बेचने के लिए लाया जाता है तो उस पर 25% का वो टैरिफ लगाएंगे। इसके पहले जब ट्रंप कतर गए थे, पिछले हफ्ते की बात है, तो वहाँ भी उन्होंने ये कहा था कि मैंने एप्पल कंपनी के जो चीफ हैं टिम कुक, उनको कहा है कि मैं बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता कि आप अपनी फैक्ट्री भारत में लगाएं। तो भारत को ख़ास निशाना उन्होंने बना रखा है। वो उस एप्पल को उन्होंने धमकी दी है, उसमें भारत का कम से कम 2 बार उल्लेख कर चुके हैं। तो अब ये टैरिफ वो कब से लगाएंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया है, उसकी कोई तारीख नहीं बताई है। लेकिन यह उन्होंने ज़रूर कह दिया है कि अगर इन कंपनियों ने उनकी बात नहीं मानी तो इनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगी। अब ये अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के लिए जाहिर है, चूँकि इन दोनों कंपनियों का अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है दुनिया के ज़्यादातर दूसरे हिस्सों में, तो अब जो चीन की कंपनियां हैं उनके फ़ोन काफ़ी छा गए हैं, काफ़ी उन्होंने बाजार के बड़े हिस्से को अपने पाले में ले लिया है। लेकिन अमेरिका में अभी भी मुख्य रूप से एप्पल और सैमसंग के फ़ोन जो हैं वो उसका बहुत बड़ा बाजार है। अब क्या ये कंपनियां उन दोनों बाज़ारों में अपने फ़ोन पर टैरिफ लगवाना चाहेंगी, ये सवाल है। लेकिन ये दीगर सवाल है। यह जो ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है ये टैरिफ की, आज हमारा विषय वो है। कल यानी जो गुजरा हुआ कल है शुक्रवार को, जब ट्रंप ने ये ऐलान किया एप्पल और सैमसंग के बारे में, तो एक दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी कदम उठाने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन की उन्होंने बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन जब से बना है तब से ये अमेरिका को चूना लगा रहा है और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये जो व्यापार वार्ता चल रही है उसमें भी उसने बहुत जिद्दी रुख अपना रखा है। तो अब 1 जून से यानी सिर्फ 1 हफ्ते बाद यूरोपियन यूनियन के जो भी उत्पाद अमेरिकी बाजार में आएंगे उस पर 50% टैरिफ वो लगाएंगे, ऐसा उन्होंने ऐसी अनुशंसा उन्होंने कर दी है। ये खबरें आती रही हैं कि यूरोपियन यूनियन डोनाल्ड ट्रंप की जो मांगे हैं, जो डिमांड हैं, जो शर्तें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वो रियायत देने के मूड में नहीं है। वो उस तरह का मैसेज देने के लिए भी शायद तैयार नहीं है जैसा मैसेज देने के लिए ब्रिटेन राजी हुआ। ब्रिटेन के साथ में ट्रंप प्रशासन का व्यापार समझौता हुआ है। लेकिन अब ये देखने की बात यह है कि क्या उसमें सचमुच अमेरिका को कोई बहुत फ़ायदा हुआ। इस बारे में बहुत से एनालिस्ट जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि उसमें अमेरिका को कोई फ़ायदा हुआ नहीं। यह दीगर बात है
कि ट्रंप ने उसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत, जो व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, उसमें उसे हिस्टोरिक ट्रेड डील कहा गया, ऐतिहासिक व्यापार समझौता। और ट्रंप तब से ये क्लेम करते रहे हैं, दावा करते रहे हैं कि ये उनकी बड़ी जीत है। दरअसल यह जो ट्रंप का दावा है और उनका जो तौर तरीका है, जिस ढंग से उन्होंने ये टैरिफ वॉर दुनिया भर पे छेड़ा है, और सिर्फ टैरिफ नहीं, जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे गजा के मामले में उन्होंने जो बात कही, यमन के मामले में जो बात कही, ईरान पर कही, पनामा के बारे में उसको कहा कि वो कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सब ये सारी मिसालें हैं जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक मैक्सिमलिस्ट, बहुत ऊंची बातें की, बड़ी धमकियां दी, डराने वाली धमकियां दी। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि इन धमकियों को या तो लागू करने की उनकी क्षमता नहीं है, या वो एक, जैसे कि रिचर्ड निक्सन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे 70 के दशक में, तो उनकी रणनीति को उस समय के एनालिस्ट ने मैडमैन स्ट्रेटजी कहा था। अब मैडमैन को जिस रूप में भी उसको समझा जाए, उसी स्ट्रेटजी को ट्रंप ने भी अपना लिया है। और ऐसा देखा गया है कि जो ट्रंप का तरीका है उसमें वो पहले बहुत बढ़ चढ़ कर धमकियां देते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थोड़े दिन तक तनाव बनने देते हैं, उस पर रिएक्शंस आने देते हैं, उसका असर होने देते हैं शेयर बाजार या कुल एक ओवरऑल जो माहौल से जो चीज़ें प्रभावित होती हैं उसके ऊपर। फिर जब नुकसान बहुत ज़्यादा, खासकर उनके देश का नुकसान, और अभी तक ज़्यादा नुकसान उनके देश का ही हुआ है, जब वो नुकसान बहुत ज़्यादा दिखने लगता है तो फिर वो कदम वापस खींच लेते हैं। कदम वापस खींच कर वो एक समझौता करने की कोशिश करते हैं, और वो समझौता चाहे जैसा हो उसे वो अपनी जीत के रूप में वो पेश करते हैं, उसे ऐतिहासिक बता देते हैं। ये उनका कुल तौर तरीका अब लगभग दुनिया को समझ में आ गया है, और इसीलिए उन्होंने जो नए टैरिफ लगाए हैं इस पर भी अभी लोग बहुत यकीन करके नहीं चल रहे हैं कि ये टैरिफ सचमुच उसी रूप में लागू होंगे। होता क्या है कि जब आप एक ही जैसे काम बार बार करें तो आपकी ताकत का भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, आपके तौर तरीकों को भी लोग समझ लेते हैं, और फिर वो अपनी प्रतिक्रिया उसी ढंग से करते हैं। जो ब्रिटेन से समझौता हुआ उसमें ब्रिटेन का आज जो सबसे बड़ा निर्यात बचा है कारों का निर्यात, जिस पर कि उन्होंने पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत भी ब्रिटेन के ऊपर ऊंची जो शुल्क की दर है उसको ऊंची रखी, उससे तनाव बनने दिया, और फिर जो समझौता किया वो समझौता वैसा नहीं था, क्योंकि उसमें जो 10% का उन्होंने एक मिनिमम दर रखा है सारी दुनिया के लिए, बस उतना ही उसमें अब टैरिफ अमेरिका में लगेगा। और जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा निर्यात है कारों का मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए अमेरिकी बाजार फिर खुल गया 10% टैरिफ के साथ। दूसरी जो चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी कुछ चीज़ें अहम हैं लेकिन उतनी अहम नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने चीन के बारे में देखा, क्योंकि चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन से काफ़ी बड़ा आयात जरूरी चीज़ों का अमेरिका में होता है, जिसको कि हम लोग तेल साबुन कहते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो खुदरा कारोबार होता है, वॉलमार्ट के जो स्टोर्स हैं, उसका बहुत बड़ा सोर्स चीन है। तो चूँकि चीन पर उन्होंने 145% टैरिफ लगा दिया, उसका असर अमेरिकी बाज़ारों पर दिखने लगा। पहले तो उसका असर वित्तीय बाज़ारों पर दिखा, जहाँ शेयर के भाव गिरे, बॉन्ड का भाव गिरा, डॉलर का भाव गिरा, और वो अभी तक भी वो सारी सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब बाज़ारों से खबर आने लगी कि अब वहाँ चीज़ों की किल्लत होने वाली है, महंगाई बढ़ रही है, तब अचानक ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ एक समझौता कर लिया। समझौते में टैरिफ की दर घटाकर 10% कर दी गई, हालांकि 20% और एक्स्ट्रा फेंटानिल का टैरिफ उनके ऊपर जो लगता है वो रहेगा, अभी 30% है।
और चीन ने भी उसी अनुपात में टैरिफ की दरें घटा दी। बाकी मुद्दे अभी भी सुलझ रहे हैं, चाहे वो मार्केट एक्सेस का मामला हो, चिप बैन का सवाल हो, जो चिप्स पे रोक लगाई गई है, और तमाम दूसरे मुद्दे अभी भी सुलझ रहे हैं। लेकिन अपने बाजार को संभालने के लिए वहाँ पर चीज़ों की किल्लत ना हो, वहाँ महंगाई ना हो, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ समझौता किया। वहाँ भी एक बार यही बात देखने को मिली है कि पहले बहुत जोश के साथ बड़ी धमकी दो, थोड़े दिन तक तनाव बनने दो, फिर कदम वापस खींच लो और कदम वापस खींचने को अपनी जीत बता दो। ये ट्रंप प्रशासन का तौर तरीका। दूसरे मामलों में हम लोगों ने यमन में देखा, बम गिराए, बाद में जो वहाँ के अंसारुल्लाह होती हैं उनसे समझौता कर दिया और फिर उसे अपनी जीत भी बता दिया, उनकी भी तारीफ कर दी। ये सारे उनकी कार्य शैली है, खासकर इस कार्यकाल में ये देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, लोग अब समझने लगे हैं। और इन सब चीज़ों का जो सबसे खराब असर हो रहा है वो खुद अमेरिका के भीतर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के भीतर लोगों को ट्रंप की ये विदेश नीति या व्यापार नीति, जो अब इसे कहा जाए, व्यापार नीति के नतीजे भी भुगतने पड़ रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने उल्लेख किया कि कैसे वहाँ शेयर के भाव में बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड का जो ब्याज दर जिस तेजी से बढ़ा है, डॉलर की कीमत घटी है, ये सारी चीज़ें तो लोगों बहुत विजिबल हैं, लोगों को दिख रही हैं। और ये इससे जो एक माहौल बनता है, मनोविज्ञान बनता है, उसका असर तो उनके देश पर है ही इन व्यापार नीति का। लेकिन देश के भीतर वो जो नीतियाँ लागू कर रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी। हालांकि अभी फ़िलहाल इस पर एक कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लेकिन ये ट्रंप जो हैं वो ऐसे कई बार कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर चुके हैं। वैसे भी वीज़ा जारी करना सरकार के तहत है, अगर सरकार वीज़ा जारी नहीं करेगी तो कोई भी छात्र वहाँ जा नहीं पाएगा। इसके अलावा जो एक माहौल बन गया है, माहौल ऐसा है कि विदेशी छात्र, बहुत से विदेशी छात्र खुद ही नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पर। जिस तरह से विश्वविद्यालयों को मजबूर किया गया है कि वो अपने यहाँ कोई भी छात्रों का प्रतिरोध या उनकी जो असहमतियाँ हैं उनको जाहिर ना होने दें, वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी ट्रंप प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। बहुत से विषय को पढ़ाने पे उन्होंने रोक लगा दी है, जैसे LGBTQ के बारे में पढ़ाई नहीं हो सकती है। क्लाइमेट चेंज को ट्रंप नहीं मानते हैं, तो इस पर सारे रिसर्च और इसके जितने अध्ययन और ये तमाम चीज़ें हैं, इसको रोक दिया गया है। साइंस को कुल मिलाकर साइंस पर एक अटैक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान देखने को मिला है। दरअसल कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये चेतावनी दी है कि अमेरिका के लोग ये मान कर चलते हैं कि हम हमेशा विज्ञान में आगे रहेंगे, हमारे यहाँ ही जो प्रमुख आविष्कार हैं वो होंगे, इसलिए कि हमारे पास पैसा है और दुनिया भर की प्रतिभाएं हमारे यहाँ आती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने चेतावनी दी है कि यह धारणा बनाए रखना अब खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चीज़ें बदलने लगी हैं। अब प्रतिभाएं अमेरिका आ नहीं रही हैं, बल्कि वहाँ से बहुत सी प्रतिभाएं अलग अलग देशों में जा रही हैं। कुछ कनाडा जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, और साइंस के ज़्यादातर लोग चीन जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन एक खबर ना आए कि कोई एक बड़ा वैज्ञानिक वहाँ से, किसी भी क्षेत्र का वो हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, मैथमेटिक्स का हो सकता है, अंतरिक्ष विज्ञान का हो सकता है, जिसने अमेरिका छोड़कर चीन जाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि चीन में एक दूसरा माहौल है विज्ञान वगैरह को लेकर। और वहाँ पर वैसा बताया गया है कि जापान में भी कई लोग गए हैं, क्योंकि इन देशों ने अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग काफ़ी बढ़ा दी है क्योंकि प्रतिभाओं की ज़रूरत सबको होती है। अभी तक दूसरे देशों में प्रतिभाएं जाती नहीं थी, सारी दुनिया भर की प्रतिभाएं जो हैं वो अमेरिका पहुंचती थी। इसी बीच एक खबर आई है कि बहुत से लोग अमेरिका की नागरिकता छोड़ रहे हैं
और ब्रिटेन, ऐसे लोगों की संख्या करीब 4 लाख अभी हाल में दर्ज हुई है जो अमेरिका की नागरिकता छोड़कर ब्रिटेन की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या बताती हैं? ये किसी भी देश के पतन, किसी भी देश की गिरावट का संकेत देती हैं। इसका असर जो लंबे समय पर होगा वो तो होगा ही, वो तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप अगर इस रास्ते पे आप चल देते हैं, आपकी मंजिल फिर उधर ही हो जाती है। और अगर आपने विज्ञान, प्रगति, समृद्धि का रास्ता छोड़ दिया, उल्टी दिशा में चल पड़े, तो आप अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के आधार पर बहुत दिनों तक अपना रुतबा, अपनी शक्ति बनाए नहीं रख सकते हैं। यह बात खुद अमेरिका के अखबार, वहाँ के बुद्धिजीवी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की जो मैडमैन स्ट्रेटजी है वो बिना रुके जारी है, लेकिन उसका असर घट रहा है क्योंकि लोग उस खेल को समझने लगे हैं कि ये कुल मिलाकर खेल क्या है, होगा क्या अंत में। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके सामने नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।